ये घुड़सवार यहाँ से निकल सके। इन खाइयों को आप घास फूस से ढक दीजिए और सुबह सुबह आपके सैनिक यहाँ से जाएंगे। यहाँ पृथ्वीराज चौहान का ये खेमा होगा, शिविर लगा होगा। आपके सैनिक जाकर इसको गंदी गंदी गालियां देंगे, इसको उकसाएंगे, इसको क्रोधित करेंगे, तो ये सेना को भूल जाएगा और ये आपके सैनिकों के पीछे भागेगा। अब आपके सैनिकों को तो पता है कि यहां से रास्ता है और ये भागेगा तो इस खाई के ऊपर से भागेगा, खाई पे गिर जाएगा और खत्म। ये अंदर गिरने के बाद इसकी सेना भगदड़ मच जाएगी, इसकी सेना भाग जाएगी, आप इसको पकड़ लेना। मोहम्मद गोरी ने कहा क्या, तो ठीक है कि यार जयचंद एक बात बता, कोइंसिडेंटली अगर ये यहां से निकल गया तो फिर आप आ गया, फिर मेरी गारंटी नहीं, फिर ये मारेगा। लेकिन इतिहास में ऐसा कहते हैं कि छल कपट के सहारे पृथ्वीराज चौहान इस खाई में गिर 1192 के तराइन के द्वितीय छल कपट के सहारे जीता गया। पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसको बंदी बनाकर इसके राज्य में ले जाया गया, वहां गौर ने इसको अंधा कर दिया। और बाद में इसकी हत्या कर दी। कुछ का ऐसा कहना है कि पृथ्वीराज चौहान को वहीं उसी मैदान में मार दिया। इसके बारे में पता हमें पृथ्वीराज व्रसो नामक एक पुस्तक लिखी गई है जिसके राइटर हैं चंद्रबक राय। उससे पता चलता है कि ये घटना हुई थी, इसको पकड़कर वहां ले जाया गया, वहां पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया और बाद में उसकी हत्या कर दी। लेकिन जो भी घटना हो, तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा। इस युद्ध में गोरी जीत गए। लेकिन इस युद्ध को जीतने के बाद पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद जब दिल्ली जयचंद ने मांगी तो इनकार करते हुए 1194 में एक और युद्ध लड़ा गया, वो है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में कन्नौज का शासक जिसका नाम था जयचंद गहरवाल मारा। कुछ इतिहासकार तो ऐसा भी कहते हैं कि जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर, संयोगिता का स्वयंवर रचा था, जिसमें पृथ्वीराज को नहीं बुलाया और पृथ्वीराज की एक मूर्ति बना के गेट के बाहर दरबार के रूप में खड़ी कर दी, ये कहते हुए कि जयचंद जैसे वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान जैसे शासकों को तो अपने घर के बाहर एक दरबार बनाकर रखते हैं। इसी गुस्से में पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी संयोगिता को ले आया था। इस बात से जयचंद खफा हो गया था। खैर जो भी हो, वो ऐतिहासिक बातें हैं, प्रमाणित। और ये कहानी बहुत फेमस है। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में जो दुश्मनी थी उसको देखा। लेकिन 1194 में दूसरा जो 1192 के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान मारा गया या पृथ्वीराज तृतीय मारा गया। वहीं पर 1194 में कन्नौज का शासक जयचंद गहरवाल भी चंदावर के युद्ध में मारा गया। ये दोनों उत्तर भारत के बहुत प्रमुख शासक थे। गोरी का जो अंतिम अभियान था, मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान की अगर हम लोग बात करें तो ये हुआ था 1205 में पंजाब की एक जाति
खोखरों के गोली का अंतिम अभियान 1205 में पंजाब की जाति खोखरों के विरुद्ध था। हाँ, देखिए पंजाब जो है वो एंट्रेंस द्वार माना जाता था, सिंह द्वार माना जाता भारत में एंटर होने का, और वहीं पर पंजाब में एक जाति थी खोखर जाति, उसके खिलाफ इसका युद्ध हुआ था। लेकिन 1206 में वापिस जाते वक्त सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के पास दमयक नामक स्थान पर कुछ लड़ाका जातियों के आक्रमण में मोहम्मद गोरी और भारत में जो इसके साम्राज्य थे वो इसी के द्वारा खरीदे गए इसके 3 जो दास थे, यल्दौज, वाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको इसने अलग अलग स्थानों पर गवर्नर अपॉइंट किया था, उनके हाथ में आ गया। मोहम्मद गोरी निसंतान था, उसके कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इसके राज्य को इसी के इन 3 खरीदे गए गुलामों, जो बाद में अपनी काबिलियत, अपनी शख्सियत से, अपने व्यक्तित्व से सेनापति के गवर्नर की पोस्ट पर पहुंचे थे, उन लोगों के हिस्से में अलग अलग रूप से उनके पास आ गया। हाँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ कि जब 1191 का तराइन का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं कि चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका नाम आपने सुना है, और अजमेर शरीफ में उनकी दरगाह है, अजमेर शरीफ के नाम से, ख्वाजा साहब के नाम से जिनकी दरगाह है, वो मोहम्मद गोरी के साथ ही आए थे। 1191 में गोरी के साथ चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक एक सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और इन्होंने अजमेर शरीफ को अपना निवास स्थान बना। ये था शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण कब कब किया, कैसे कैसे किया, किन किन पर किया, किसमें विजित रहा और किस ढंग से इसने भारत पर साम्राज्य की स्थापना की, हमने इन सब पर बात की। यही वो शासक है जिसने वास्तविक रूप से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की, और इसी की वजह से अगले कई शताब्दियों तक भारत पर तुर्की राज्य स्थापित रहा, मुसलमानों का राज स्थापित रहा, और इस राज के आने के बाद भारत की सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक हर स्थिति पर बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ गए थे। उन पर हम लोग भी बात करने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद लाहौर के जनता द्वारा इसका एक जो गवर्नर था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको लाहौर की जनता ने शासक बनने के लिए इनवाइट किया, और लाहौर की जनता के कहने पर उसने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की या दिल्ली सल्तनत की नींव रखी।